हेलो बच्चों, मैं एसआर इंटर कॉलेज से गणित विषय का अध्यापक विकास त्रिपाठी हूँ। बच्चों, मुझे आशा है कि सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए किए गए लॉकडाउन में आप लोग सपरिवार घर में सकुशल होंगे। एसआर इंटर कॉलेज द्वारा आप लोगों को ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बच्चों, आज हम कक्षा 9 तथा कक्षा 10 दोनों कक्षाओं से संबंधित टॉपिक, कक्षा 9 में संख्या पद्धति के नाम से और कक्षा 10 में वास्तविक संख्याओं के नाम से ये टॉपिक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो कुछ भी आपको समझाया पढ़ाया जा रहा है, ध्यान रहे ये सब आपको फेयर नोट्स में भी तैयार करना है और आपको याद भी करना है। बच्चों, आपको ये पहला टॉपिक संख्या पद्धति जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें सबसे पहली बात संख्याएं, जो कि चैप्टर का नाम संख्या पद्धति है, तो सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान दें, पहले हम संख्याएं कितने प्रकार की पढ़ेंगे वो देखेंगे, इसके बाद इसकी विस्तृत परिभाषा है। तो ध्यान दें, हमने यहाँ लिखा हुआ है संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की मुख्यतः होती हैं। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को फिर से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पूर्णांक और भिन्न संख्याएं। पूर्णांकों के 4 भाग, ऋण पूर्णांक, शून्य, धन पूर्णांक जिनको प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है, और पूर्ण संख्याएं। अब धन पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्याओं को फिर से कई भागों में, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, त्रिअभाज्य, कई प्रकार से इनको भी बोला जा सकता है। अब हम इनकी विस्तृत जानकारी देखते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या है। ध्यान दें बेटा, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं या धन पूर्णांक, ये सब इसी के नाम हैं। इन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या धन पूर्णांक कहते हैं। वे संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए करते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग अपने आसपास स्थित किन्हीं भी वस्तुओं को गिनना प्रारंभ कर दो। मान लो हमने अपने घर के सदस्यों को गिनना प्रारंभ किया, तो सबसे पहले गिनती में हम क्या बोलेंगे? 1, फिर बोलेंगे 2, फिर बोलेंगे 3, फिर 4, फिर 5, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही तब तक चलता रहेगा जब तक हम उनकी पूरी संख्या नहीं गिन लेते। याद रहे, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो अनंत तक होती हैं, इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अब बात करते हैं कि क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गिनती में तो 0 कहीं आएगी। दूसरा, क्या कोई ऋण की संख्या प्राकृतिक संख्या है? ये भी नहीं, क्योंकि गिनती में कभी ऋणात्मक अंक बोलते ही नहीं है। क्या 7/2 यानी भिन्न एक प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गिनती में कहीं भी भिन्न का प्रयोग भी नहीं होता है, ना ही दशमलव संख्याओं का प्रयोग होता है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा, सम संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, यानी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, इनमें वो लिखते जाओ जिनमें 2 का भाग पूरा चला जाए। पहला 2 में जा रहा है, दूसरा 4 में जा रहा है, 6 में जाएगा, 8 में जाएगा, ऐसे ही अनंत तक चलता रहेगा। ये हो गई सम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूर्णतया नहीं जाता है, अर्थात जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ये जो प्राकृतिक संख्याएं, अगर हम इनमें 2 का भाग देके देखते जाएं, अगर भाग ना जाए तो वो विषम संख्याओं में आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा,
फिर 3 जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, फिर 5 जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 7 में नहीं जाएगा, ऐसी क्रम से चलता रहेगा अनंत तक। ये हो गई विषम संख्या। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या है? एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब संख्या एक से बड़ी हो और एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं, इन्हीं में चेक करो। सबसे पहले 1, तो 1 से बड़ी था तो 1 तो छोड़ दो। अब बात आती 2 की, तो 2 1 से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होता, तो इसका मतलब 2 एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 3 भी होगा। 4 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 1 से भी कट रहा है, विभाजित हो रहा है। 4 यानी स्वयं से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा 2 से और विभाजित हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, 17 आएगा, ऐसे क्रम से अनंत तक चलता रहेगा। सीधी सी बात है, संख्या 1 से और स्वयं से तो विभाजित हो ही जाती है, इनके अलावा अगर किसी से विभाजित ना हो तो अभाज्य संख्या है, अन्यथा अभाज्य संख्या नहीं है। अब भाज्य संख्याएं, इसकी ठीक उल्टी, ठीक विलोम। 1 से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से अवश्य विभाजित हों, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याओं में से जो संख्याएं अभाज्य में आ गई उनको छोड़ दो, जो शेष बचती हैं वो भाज्य संख्याएं। जैसे 1 से बड़ी, तो 1 तो लिखनी नहीं है। अब 2 और 3 अभाज्य में है, तो 2 और 3 छोड़ दो, 4 ये भाज्य। 5 फिर अभाज्य में से छोड़ दो, 6, 7 फिर ऐसे छोड़ दो, 8, 9, 10, 11 फिर ऐसे छोड़ दो, 12, 13 जो है छोड़ दो, 14, डॉट 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 अनंत तक। बच्चों याद रहे, अभाज्य और भाज्य संख्याओं की परिभाषाओं को और भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। याद रहे, अभाज्य संख्याएं हमेशा 2 से प्रारंभ होती हैं, यानी अगर कोई पूछ दे कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है तो वो है 2, प्रथम भाज्य संख्या कौन है तो वो है 4। कभी कभी प्रश्न आ जाता है सम अभाज्य संख्या बताइए, तो सम अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि ध्यान देने की बात है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी संख्याएं विषम हैं, केवल और केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो 2 सम अभाज्य संख्या भी है, 2 प्रथम अभाज्य संख्या भी है, और प्रथम भाज्य संख्या भाज्य संख्या है 4। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या क्या है? ऐसी 2 संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी समान संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 3, 2 और 3 दोनों 1 से तो विभाजित हो जाएंगी, लेकिन 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार उदाहरण हम 8 और 9 का भी ले सकते हैं, इसी प्रकार हम 12 और 17 का भी ले सकते हैं। ये दोनों ही संख्याएं समान संख्या से नहीं विभाजित होंगी, एक को छोड़कर। 1 से तो सभी संख्या विभाजित हो जाएंगी, लेकिन 12 और 17 दोनों किसी एक समान संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं, तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक नहीं, पहले पूर्ण संख्याएं या ऋणोत्तर पूर्णांक। तो पूर्ण संख्याएं क्या है सुने। प्राकृतिक संख्याओं में, किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में 0 सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं।
यानी प्राकृतिक संख्याओं में, तो हमने पहले प्राकृतिक संख्याएं लिख ली 1 2 3 4 डॉट डॉट अंत तक। अगर इसमें हम 0 को भी सम्मिलित कर लें, 0 को भी सम्मिलित कर लें, तो अब जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं इन्हीं को पूर्ण संख्याएं या ऋणोत्तर पूर्णांक कहा जाता है। बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या है, तो ध्यान दें, प्राकृतिक संख्याएं 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं में ऋण चिन्ह लेने पर प्राप्त संख्याएं मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं। हमने परिभाषा में बोला प्राकृतिक संख्याएं, तो हमने सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं लिख ली, फिर हमने बोला 0, हमने 0 लिख लिया, फिर हमने बोला प्राकृतिक संख्याओं में ऋण चिन्ह लेने पर प्राप्त संख्याएं, जैसे ये प्राकृतिक संख्याएं, इनमें ऋण चिन्ह लेते जाओ, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस अनंत तक। अब 3 चीजें मिल गई, एक तो प्राकृतिक संख्याएं मिल गई, यहाँ 1 से लेकर अनंत तक, एक 0 मिल गया और एक मिल गई आपकी ऋण चिन्ह लेने पर प्राप्त प्राकृतिक संख्या। ये तीनों मिलकर के पूर्णांक कहलाते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, पूर्णांक में 3 कैटेगरी है, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक और एक शून्य। धन पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनके पहले धनात्मक चिन्ह या प्लस होता है, या कोई चिन्ह ना हो तो भी प्लस माना जाएगा, तो ये धन पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जिनके पहले ऋण चिन्ह लगा होता है, माइनस चिन्ह लगा होता है। और 0 एक ऐसा पूर्णांक है जो ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, ना ऋण पूर्णांक में आएगा ना धन पूर्णांक में आएगा। तो ये हो गए पूर्णांक के प्रकार। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में माने भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हों, अर्थात भिन्न का अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हों, और Q का मान 0 ना हो। Q माने हर का मान 0 ना हो। 3 कंडीशन, पहला तो हम उसे P/Q यानी भिन्न के रूप में लिख सकें, दूसरा P और Q दोनों पूर्णांक हो, अर्थात अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, तीसरा उसमें Q का मान 0 ना हो, अर्थात हर का मान 0 ना हो, तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 7/2 ये संख्या P/Q के रूप में है, इसमें P और Q दोनों पूर्णांक हैं और इसका हर 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार परिमेय संख्या के उदाहरण में हम -5, -7/3, इसी प्रकार √4, इसी प्रकार अन्य संख्याओं को भी ले सकते हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हों, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q का मान 0 ना हो, इसे हम इस रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में केवल इतना अंतर है कि इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस इसके उदाहरण में √3, √7, √11, 3 + √2 इस टाइप की संख्याएं, 7/√5, ये संख्याएं सब अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं, प्लस के होते हैं, उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी अगर हमसे कोई संख्या के बारे में पूछा जाए कि वो वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो हम उस संख्या का वर्ग करके देख लें। अगर वर्ग धनात्मक हो तो संख्या वास्तविक है, अगर वर्ग धनात्मक नहीं है तो संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। इसको हम दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय
और अपरमेय, इन दोनों प्रकार की संख्याओं का समूह यानी समुच्चय होता है। यानी परमेय और अपरमेय संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं 7 माइनस का रूट 8, 17/5, ये परमेय हो चाहे अपरमेय हो, चाहे 7/√2, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या में आएंगी। परमेय के उदाहरण जितने लिए हैं ये सब वास्तविक में आ जाएंगे, अपरमेय के उदाहरण जितने भी लिए हैं ये सब वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं की। वे संख्याएं जिनके वर्ग ऋणात्मक होते हैं, यानी हम वर्ग करें और ऋणात्मक प्राप्त हो, ऋण का प्राप्त हो, समझो वो संख्या काल्पनिक संख्या है। इसकी परिभाषा को हम एक दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रूट के अंदर -3, ये संख्या जो है -3 रूट के अंदर, इसमें अगर हम वर्ग करें, इसका वर्ग करें तो स्क्वायर से रूट कट कैंसिल, बचा -3, इसका वर्ग ऋण का आया। ये संख्या जो थी √-3, ये संख्या एक काल्पनिक संख्या है। ये नहीं है, -3 तो वास्तविक है, ये √-3 एक काल्पनिक संख्या है। इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण बनते हैं। तो हमने बताया कि ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये आपके काल्पनिक संख्याओं के उदाहरण हो गए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब और बातें संख्याओं के बारे में हम आपको अगले वीडियो में फिर से बताएंगे। उम्मीद है आप सभी छात्र इन चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे, और जो हम PDF फाइल भेजेंगे उसे आप लोग देख करके सारी परिभाषाएं नोट कर लें और इनको याद भी कर लें। और बाकी की जो बातें होंगी विस्तार से, और भी इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।